नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 16 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो लोग नए इस सीरीज़ में उनको बता दूं कि मैं इकोनॉमिक टाइम्स पूरा कवर करता हूं हर डे। आपका एक भी दिन मिस नहीं होगा। एंड सेकंड चीज़, आपके सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ इकोनॉमिक टाइम्स के कवर हो जाएंगे। टॉप 25-30 न्यूज़ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूज़ वो आपके कवर हो जाएंगे। और कुछ पॉलिटिकल बेस्ड न्यूज़ रहते हैं कि भाई एकदम पार्टी स्पेसिफिक हो गया, कि जो आपके काम एग्जैक्टली रेलेवेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पर्सन के रिलेटेड हो गया, वो मैं न्यूज़ कवर नहीं करता हूँ। बाकी कंपनीज़ के जो हैपनिंग्स है वो अगर मैक्रो इकोनॉमी में इफेक्ट कर रहा है, सेक्टर में इफेक्ट कर रहा है, या ओवरऑल आपका मैक्रो इकोनॉमी कैसे क्या इफेक्ट कर रहा है, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स काफ़ी अच्छे से कवर करता है। मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ कि बेस्ट न्यूज़पेपर है जो ये सब चीज़ समझाता है, उसे मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक कर दीजिए दोस्तों। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसा लग रहा है दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब्सक्रिप्शंस तो बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा अच्छे रेट में भी और बढ़ सकते हैं। और कमेंट्स ज़रूर दोस्तों करिए, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट न्यूज़ है, योर टीवीज़ मोबाइल्स पीसीज में गेट चीपर दिस फेस्टिव सीजन। दोस्तों हाँ, ये सबके लिए अच्छी बात है कि भाई जो प्राइसेस है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, जैसे कि कोई पार्ट्स हो गया जो से इलेक्ट्रॉनिक्स में लगते हैं, वो सबके जो प्राइसेस है, इनफैक्ट कॉस्ट है, वो सब सस्ते हो गए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने ये चीज़ डिसाइड किया कि भाई क्यों ना हम इस कॉस्ट के बेनिफिट को हम कंज्यूमर को पास ऑन करें। अगर आप फ्रेट कॉस्ट की बात करें तो फ्रेट कॉस्ट भी जो चाइना से आता है वो डाउन हो गया है। पहले पीक हो गया था कोविड में, अब वापस से थोड़ा डाउन हो गया है, तो उसके कारण भी आपका कॉस्ट कम हो जाता है, इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है, तो वो भी आपको कंज्यूमर्स को पास ऑन करने का कंपनीज ने डिसीजन लिया है। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प फेसेस एमसीए प्रोब, कंपनी सेज गॉट नो कम्युनिकेशन। देखिए ये काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है, डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ नहीं है, तो मैं इसे बस बोल देता हूँ आपको कि भाई हीरो मोटोकॉर्प का कुछ एलिगेशन है, मतलब मिनिस्ट्री ने कुछ एलिगेशन लगाया है डिपार्टमेंट ने, टैक्स डिपार्टमेंट में, कि भाई ये लोग ने, हीरो मोटोकॉर्प ने कुछ टैक्सेशन में घपला किया है, एज एन जो इनपुट टैक्स है वो सब चीज़ में घपला किया। जब इंपोर्ट कर रहे तो आईजीएसटी अच्छे से पेमेंट नहीं किया, फिर उसके बाद शेल कंपनीज़ के थ्रू अब इन लोग ने अपने इनपुट क्लेम किया है थोड़ा बहुत। तो ये सब अब एलिगेशंस कितने बेसलेस है और कितने सही है, ये तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो कंपनी ने डिनाई कर दिया कि हमें ऐसा कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो इस पर कोई डेवलपमेंट होगा तो बताएंगे, बट एक शॉर्ट सा चीज़ है, क्योंकि काफ़ी फेमस कंपनी है, तो मैंने इसे कवर कर दिया। फिर उसके बाद गुड एक्सपोर्ट्स डिप फॉर 4 मंथ इन अ रो। देखिए आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि भाई हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ते जा रहा है, एक्सपोर्ट भी गिर रहा है, इंपोर्ट भी गिर रहा है। वो इंपोर्ट तो गिरा है, वो अच्छी बात है, बट इंपोर्ट ऐसा नहीं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण गिर रहा है। हमारा इंपोर्ट इसलिए गिर रहा है क्योंकि डिमांड कम है, और एक्सपोर्ट भी इसलिए हमारा गिर रहा है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अभी काफ़ी रिसेशन में चल रही है। तो जो हम कंट्रीज हमसे एक्सपोर्ट कराती है, मतलब हमसे माल खरीदती है, वो कंपनीज़ का क्या है, वो कंट्रीज़ का क्या है, थोड़ा सा भी रिसेशन में चल रहा है, तो हमारा उन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो इसके कारण थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट बढ़ते जा रहा है हमारा। ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ट्रेड डेफिसिट एक पार्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट का, जिसमें और भी कई सारे आते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर उसके बाद फॉरेन रेमिटेंसेस। तो ऐसे ऐसे कुछ पार्ट्स आते हैं जिसमें से करंट अकाउंट डेफिसिट का एक पार्ट है सिर्फ ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंटरेस्ट रेट्स में स्टे हाई फॉर लॉन्गर सिग्नल्स अ की मार्केट गैज। देखिए एक्चुअली ये न्यूज़ क्या है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में ना एक स्वैप होता है, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप रेट्स। तो इससे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट, कि जैसे कंपनीज़ ना अपने आप को, पहले तो कंपनीज प्रेडिक्ट करती है कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि गिरेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो और मैं एज अ कंपनी फ्लोटिंग रेट लेके रखा हूँ, तो मेरा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने आप को हेज करके मैं एक ऐसी कंपनी को से टाई अप कर लूँगा जिसे लग रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो मैं उसको क्या करूँगा, भाई तू मेरे से फिक्स ले ले, तू मेरे को फ्लोटिंग दे देना, क्योंकि तेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो गिरेगा तो तेरे को फायदा हो जाएगा, और मेरे हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मैं रिस्क लेना चाहता, मैं तेरे को फिक्स दूंगा और तू मेरे को फ्लोटिंग दे देना, ठीक है। तो ऐसे क्या स्वैप हो जाता है।
अब इस स्वैप के कारण जो रेट डिसाइड होता है, से सपोज मान लीजिए मेरा अभी रेट है लिबॉर, मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, उसके उससे 2% ज़्यादा, मतलब लिबॉर प्लस 2% है मेरा, ठीक है। और सामने वाला मेरे को कह रहा है कि भाई तुम 6% में ले लो, ठीक है, फिक्स। तो अब वो 6% जो है मार्केट में जो बढ़ के वो 8% हो गया है। मतलब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मार्च 31 का अगर देखें तो पहले जो बंदा मेरे को लिबॉर प्लस 2 के लिए कितना मेरे से ले रहा था, 6.82%। फिर जून 7 में उसे लगा कि इंटरेस्ट रेट तो यार गिरेगा और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो उसने भी 6.82 को गिरा के 6.61% कर दिया। अब क्योंकि उसे लग रहा है सेंट्रल बैंक का जब अभी पॉलिसी रेट आया, सेंट्रल बैंक ने हॉकी स्टांस लिया, यूएस फेड ने भी हॉकी स्टांस लिया। यूएस ने तो इतना बोल दिया कि हम 2 बार और हाइक करेंगे इंटरेस्ट रेट को, तभी आप देखोगे मार्केट का इतना फर्क नहीं पड़ा। बट एक बार एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जून 15 को अगर वो बंदे से मैं जाके बोला कि भाई अब वापस से मेरे साथ स्वैप करो, तो क्या बोलते हैं भाई डिक, उस समय मैंने 6.61% दिया। अब लेकिन क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि यार इंटरेस्ट रेट इतना ज़ोर से तो नहीं गिरेगा, पहले मुझे लग रहा था कि थोड़ा अच्छे से गिरेगा और थोड़ा जल्दी गिर जाएगा, बट अब उसे लग रहा है कि इतना जोर से तो नहीं गिरेगा। उसने वापस से अपने रेट को 6.61 से 6.66% कर दिया। दोस्तों नहीं समझ में आया, आप वापस से सुनिए, मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ इसे समझाया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल बी मोर देन हैप्पी, मैं आपको एक अलग से लेक्चर लेके आ जाऊँ इस पर। बट ये सब चीज़ क्यों हो रहा है दोस्तों? इंटरेस्ट रेट का जो स्वैप है, जो फिक्स रेट है, वो बढ़ते क्यों जा रहा है? क्योंकि बैंक्स ने, अब सेंट्रल बैंक्स ने अपना क्लियर कट स्टांस दे दिया है कि भैया हमारे लिए इन्फ्लेशन ही सबसे बड़ा चीज़ है, इन्फ्लेशन ही सबसे बड़ा कंसर्न है। ग्रोथ तो हम चलिए कर लेंगे, बट इन्फ्लेशन अगर जब तक कंट्रोल नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपना इंटरेस्ट रेट गिराने का तो छोड़ो, हम अभी सिर्फ पॉज करके हम आगे बढ़ाएंगे। इनफैक्ट आरबीआई ने भी सेम चीज़ बोला कि भाई हमारा अभी तक हॉकी स्टांस है, हम गिराने का इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं सोच रहे। और फेड ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि हम 2 बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे अभी ईयर एंड के पहले। तो इसके कारण, और इनफैक्ट अगर आपको एक न्यूज़ में कवर करूँगा, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसका तो अभी ऑल टाइम हाई रेट पे चल रहा है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट, दैट इज अराउंड 3.5%। ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो सारे इकोनॉमीज़ के जो सेंट्रल बैंक की जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रही है, तो इसके कारण जो है ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप जो है वो एक रेट है जिससे इंडिकेट करता है कि आरबीआई का आने वाला स्टांस क्या होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया, तो वो अब इंडिकेट कर रहा है कि आरबीआई का आने वाला स्टांस और मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ जाएगा, दैट इज और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और या तो एटलीस्ट कम तो नहीं होगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, रूरल इंडिया रिवाइविंग अप 2 व्हीलर डिमांड। देखिए रूरल इंडिया में भी काफ़ी अच्छा अभी डिमांड उठ रहा है। क्यों? कुछ रीज़न्स है इसको लेके। पहला तो ये रीज़न है कि एमएसपी जो है वो काफ़ी अच्छा अभी बढ़ गया है। तो एमएसपी बढ़ गया तो रूरल इंडिया के हाथ में थोड़ा और पैसा आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिजर्वर लेवल्स है वो अभी काफ़ी अच्छे में। तो इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि भाई आपके जो क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए अगर रेन नहीं भी होता है अच्छी से, तो रिजर्वर का तो मेरे पास लेवल अच्छा है, तो मैं उससे क्रॉप का प्रोडक्शन कर लूँगा, ऐसा है। तो इसलिए फार्मर थोड़ा इंश्योर्ड है। तो वो कह रहे हैं कि भाई रेन के कारण तो हमारा क्रॉप तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, हम कर लेंगे प्रोड्यूस, चलो अभी खरीदते हैं, ऐसा है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ों का एग्रीकल्चर आउटपुट भी बढ़ा है, ठीक है। उसके कारण भी एक अच्छा उनके पास कैश फ्लो आ गया है, तो वो लोग भी उस चीज़ से खरीद रहे हैं। नेक्स्ट इज दोस्तों, हॉकिश फेड एंड्स 3-day विनिंग स्ट्रीक ऑन दलाल स्ट्रीट। देखिए एकदम मार्केट स्पेसिफिक न्यूज़ है। क्या हुआ अभी कि जब सेंट्रल बैंक ने, मतलब फेड ने, जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसने जब कहा कि भाई हम अभी इंटरेस्ट रेट गिराने का तो एकदम भी नहीं सोच रहे, हम बस पॉज कर रहे हैं, और हमारा हॉकिश स्टांस है, जैसे मैंने आपको कल बताया था हॉकिश और डोविस में डिफरेंस। तो हमारा हॉकिश स्टांस है, यानी कि हम इंटरेस्ट रेट आगे और बढ़ाएंगे, और उन्होंने तो ये भी कंफर्म कर दिया कि हम ईयर एंड के पहले 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो इसके कारण मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिएक्ट नहीं किया। मार्केट को चीज़ लगा था कि भाई एटलीस्ट यूएस ठीक है गिराएगा तो नहीं इंटरेस्ट रेट, बट पॉज करके थोड़ा सा कम कर देगा अपना हॉकिश स्टांस, बट उन्होंने और बढ़ा दिया अपना हॉकिश स्टांस। तो इसके कारण मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्शन तो नहीं दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, रैपिड ग्रोथ ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स रिंग स्ट्रेस बेल्स। देखिए आपको पता होगा कि जो प्राइवेट बैंक्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोन कंज्यूमर्स को देते हैं। कंज्यूमर एज इन मेरे और आपके जैसे लोग को देते हैं, रादर देन कॉर्पोरेट को देते हैं। क्यों? मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, शॉर्ट्स बनाया है, आप एक बार जाके देखिए, आपको क्लियर कट समझ आएगा। इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट बैंक जब इंटरेस्ट रेट पे करती है
तो वो हमसे कम पे करती है इंटरेस्ट रेट। तो इसीलिए प्राइवेट बैंक्स चाहते, मतलब जो कॉर्पोरेट जब लोन इंटरेस्ट रेट पे करती है तो हमसे कम पे करती है, तो इसलिए प्राइवेट बैंक्स चाहती है कि भाई उनको लोन देने के बजाय, कॉर्पोरेट्स को लोन देने के बजाय वो इंडिविजुअल्स को लोन दें। अब इससे लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब इंडिविजुअल को आप लोन देते हो ना, तो उसके पीछे को कोलैटरल नहीं होता ज़्यादा। अब जैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड का क्या है, स्कोर के पीछे कोलैटरल है, ठीक है, अगर आप नहीं पे करोगे तो आपको स्कोर गिर जाएगा, बट ऐसा कुछ वैसा नहीं है। कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स के पीछे कोलैटरल क्या रहता है, वही आपका गुड्स ही रहता है, बट अगर आप नहीं पेमेंट करते हो तो बैंक को काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है इस एसेट का। तो इसके कारण ये है कि भाई कोलैटरल फ्री जो लोन है, जो कि अनसिक्योर्ड लोन जिसे हम कहते हैं, वो लोन को आजकल काफ़ी बढ़ाया जा रहा है, मतलब बैंक्स वगैरह काफ़ी देते जा रही है, तो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, ऐसा बोला गया है इस रिपोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एम.के. जैन ने बोला है कि रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नीड टू गेट टाइटर। देखिए, इन्होंने बस एक रिमार्क दिया है कि भाई जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वो थोड़ा सा टाइटन होना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को थोड़ा एक लैम्पलाइट में लेके आना चाहिए, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करना चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है, जैसे कि एक एग्जांपल बोल दो भाई, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन वगैरह, और बैंक में जो फ्रॉड वगैरह हो जाते हैं, जैसे आपका ऐसे बैंक का पता है, तो वो सब चीज़ को थोड़ा कर्व करना चाहिए, थोड़ा क्या पूरे कर्व करना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई बैंक लोन पे किसी को दे रही है तो उसको लेवल ऑफ बिजनेस ग्रोथ प्रोजेक्शन, सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स पोटेंशियल, एक्सटेंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, प्रोविजनिंग कवर एंड एप्रोप्रिएट प्राइसिंग मैकेनिज्म्स, ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। ये उन्होंने कहाँ ये सब चीज़ का स्पीच दिया, साउथ ईस्ट एशियन सेंट्रल बैंक के रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपने स्पीच दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बैंक्स आस्क आरबीआई टू फ्रेम पॉलिसी फॉर सिल्वर लोन्स। देखिए, एक्चुअली सिल्वर लोन्स क्या है दोस्तों, जैसे हमारा गोल्ड लोन है ना, गोल्ड लोन का प्रॉपर एक पॉलिसी है कि उसके तहत ही बैंक्स जो है गोल्ड लोन देगी। सिल्वर लोन का भी बैंक पुश कर रही है कि भाई हमको ऐसा पॉलिसी बना के दो कि हम सिल्वर लोन भी करें, क्योंकि सिल्वर भी आजकल काफ़ी इन में है, इन एज इन काफ़ी यूज मेटल है। सिल्वर के प्राइसेस भी बढ़े, सिल्वर का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, सिल्वर का डिमांड भी ओवरऑल बढ़ रहा है, तो हम क्यों नहीं उसको सिल्वर के तरफ से हम लोन दें, ठीक है। और सिल्वर का जब हम लोन देंगे तो देयर विल बी एन ऑप्शन कि हम भाई गोल्ड में भी उसे रिपेमेंट कर सकते हैं, बट हाँ, सिल्वर के बेसिस पे हम लोन दे रहे हैं। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि भाई एक फ्रेम करने के लिए आरबीआई को ये चीज़ का पॉलिसी। फिर उसके बाद इंडिया EU गेट्स 3 मंथ टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, आईसीटी डिस्प्यूट। देखिए, आईसीटी के बारे में मैंने आपको बताया है कि भाई इंडिया ने जो इम्पोज कर दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के ऊपर जो इंडिया ने इम्पोज किया 20% का ड्यूटी आईटी इक्विपमेंट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर 3 कंट्रीज ने चैलेंज किया, ताइवान, जापान और एक EU, ठीक है। तो EU कंट्री तो नहीं, बट एक कहूँगा कि 3 लोगों ने चैलेंज किया। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंडिया EU ऑलरेडी अपने ट्रेड एग्रीमेंट में है, तो इन लोग का ये चीज़ कहना है कि भाई हम अपने ट्रेड मैकेनिज्म से बायलैटरली इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, लेट्स नॉट टेक द हेल्प ऑफ WTO। देखिए, WTO में ये चीज़ केस गया था, WTO ने इंडिया के अगेंस्ट ये चीज़ का रूलिंग दे दिया था। फिर इंडिया ने कहा कि भाई नहीं, आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो। इंडिया ने अब इस चीज़ को चैलेंज कर दिया। अभी चैलेंज कहाँ हो गया, अपीलेट बॉडी में। अपीलेट बॉडी का दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है, US ने इतने सालों से अपॉइंटमेंट ही नहीं कर रखा। तो अब कोई भी अगर केस अपीलेट में चल जाता है तो वो केस समझ लो वो अब कब तक रिजॉल्व होगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसीलिए इंडिया ने काफ़ी होशियारी से मतलब उसको चैलेंज कर दिया। अब उसका जिसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है, तो EU थोड़ा प्रेशर कर रहा है कि भाई आप अपीलेट में मत जाओ, आप हमारे साथ बायलैटरल ट्रेड को कर लो सॉल्व, मतलब बायलैटरल इस इशू को रिजॉल्व कर लो। तो फिर इंडिया कह रहा है कि हाँ चलो ठीक है, देख सकते हैं। फिर इसके बाद इंडिया अफ्रीका कैन डबल ट्रेड टू 200 बिलियन बाय 2030। पीयूष गोयल जो हमारे ऑनरेबल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, तो उन्होंने कहा है कि भाई हम जो अफ्रीका के साथ जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 200 बिलियन तक पहुंचा सकते हैं। इन्होंने मेन फोकस किया रिन्यूएबल एनर्जी का। इनफैक्ट जो एनर्जी सेक्टर है इन्होंने इस पर फोकस किया। इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई क्यों ना कोई पाइपलाइन के थ्रू में हम ऐसा कर दें कि सुबह जब इधर इंडिया में जब दिन रहता है, जब अफ्रीका में इलेक्ट्रिसिटी का इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, इंडिया में ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, तो अफ्रीका से लेके इंडिया वो उस समय जो एनर्जी आते रहे, और जब उधर दिन रहता है उधर रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट जाते रहे उधर। तो ड्यूरिंग पीक आवर्स हम ऐसे बैलेंस कर रहे हैं, सो दैट अगर हम दोनों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दोनों के पास पावर का सरप्लस रहेगा, एंड इससे रिलेशंस भी अच्छा होगा, मतलब ट्रेड भी अच्छा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, मूडी सी डाउन ट्रेंड फॉर डेट बर्डन इन इंडिया।
कुछ दिन पहले मैंने आपको कवर किया था कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये जो टॉप रेटिंग एजेंसी थी इनसे बात करी कि भाई हमारे रेटिंग को थोड़ा इंप्रूव करो। तो मूडीज़ ने अच्छा कमेंट देना चालू कर भी दिया है कि भाई इंडिया का जो डेट बर्डन है वो हमें दिख रहा है कि वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाते जा रहा है। इंडिया जो है काफ़ी अच्छा एक कंट्री है जिससे जो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाते जा रहा है इवेंचुअली, एंड उससे अपना डेफिसिट कम कर देगा, डेफिसिट कम करेगा एज इन उससे फिर अपना धीरे धीरे डेट का बर्डन कम कर देगा। तो इससे क्या है, इंडिया का जो डेट का बर्डन ओवरऑल विद टाइम कम हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मूडीज़ ने इंडिया को एक अच्छा अप्रिशिएट किया। रेटिंग तो चेंज नहीं किया बट एक अच्छा एक अप्रिशिएट किया सो दैट बाद में रेटिंग चेंज करने के लिए एक बेस बन जाए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों एयरलाइन सेक्टर से रिलेटेड है कि एयरलाइंस फ्लू अ रिकॉर्ड 13 मिलियन पैसेंजर्स इन मई। इंडिगो का शेयर 61.4% है, फिर उसके बाद एयर इंडिया अराउंड 9%, फिर विस्तारा 9%, फिर एयर एशिया इंडिया दैट इज़ अराउंड 8%, स्पाइस जेट 5.4% एंड अकाशा एयर 4.8%। वो वर्ष तो चलो ठीक है। ऑक्यूपेंसी रेट भी देखा जाए तो बहुत बढ़ गया है, 91.5% हो गया ऑक्यूपेंसी रेट, ऑन एंड एवरेज सबका 90% से अबव है। तो काफ़ी अच्छा एक एयरलाइन इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है, बूस्ट एज इन काफ़ी अच्छा ट्रैवलिंग का वो बढ़ गया है, इंडस्ट्री बढ़ गया है। तो ये एक न्यूज़ था एयरलाइन इंडस्ट्री से। फिर उसके बाद ASCI रिलीजेस गाइडलाइंस टू फाइट डिसेप्टिव डिज़ाइन पैटर्न्स इन ऑनलाइन एड्स। एक्चुअली देखिए ASCI जो है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स एंड काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई हमें जो एडवर्टीजमेंट जो दिखाया जाता है, मतलब कंज्यूमर्स को जो दिखाया जाता है, जनरली क्या होता है उसमें एडवर्टीजमेंट ऐसे एकदम फ्लैश टाइप के दिखाते हैं कि भाई 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। फिर जब आप उसमें जाके क्लिक करते हो तो या तो वो डिस्काउंट के बाद फिर वो GST वगैरह ऐड कर देता है, या तो वो प्राइस ही नहीं दिखाता, बस वो दिखाता है 50% ऑफ, 70% ऑफ। फिर जब हम खोलते हैं तो पता चलता है भाई ये इतना एक्सपेंसिव है कि 50% ऑफ के बाद भी अफोर्डेबल नहीं है। फिर उसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि भाई जैसे आप क्लिक करते हो तो फिर उसमें दिखा देता आउट ऑफ स्टॉक। तो ये क्या होता है ना कि एक अर्जेंसी क्रिएट कर देता है आपके माइंड में कि भाई ये अब प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, और फिर क्या होता है कि आप डिस्काउंट नहीं भी होता है तो कोई और वेबसाइट से ऑर्डर कर लेते हो। तो दीज सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस आर हैम्परिंग इंडियाज़ कंज्यूमरिज्म, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि भाई हम इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसके खिलाफ, मतलब जो ये अनफेयर जो वो चल रहा है एडवर्टीजमेंट ये सब, उसके लिए हम एक एक्शन लेंगे। तो दोस्तों अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो सीरीज़, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों जो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को अर्ली मॉर्निंग समझ के फिर उसको वीडियोज़ अपलोड करने में, और टाइम टू टाइम जो कॉन्सेप्ट्स है अलग अलग शॉर्ट्स के थ्रू समझाने में। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि इकोनॉमिक टाइम्स आपको कॉम्प्रिहेंसिवली हर रोज़ कवर होगा इसी चैनल के थ्रू, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इकोनॉमिक टाइम्स काफ़ी एक वैसा न्यूज़पेपर है कि जो कि हर सेगमेंट ऑफ इंडिविजुअल को काम आता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हो, नेक्स्ट कंपनी का स्विच कर रहे हो, चाहे आप खुद की कोई पढ़ाई भी कर रहे हो, ठीक है, तो काफ़ी काम आता है। तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक टाइम्स को टेकअप किया। और लास्टली मतलब मुझे नहीं लगता यूट्यूब में बहुत कोई अच्छा चैनल है इकोनॉमिक टाइम्स रिलेटेड, है भी तो बस थोड़ा टाइम पास करते हैं, मतलब 10-15 मिनट में 2-2, 3-3 पेपर करा देते हैं। तो मुझे वो चीज़ जस्टिफाइड नहीं लगता। खैर सबका अपना अपना तरीका रहता है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा उनका ख़राब है मेरा अच्छा इसलिए मुझे सब्सक्राइब करो, नहीं, मैं ये बोलूँगा आपको जो अच्छा लगता है आप उससे फॉलो करिए, ठीक है। और दोस्तों को रेकमेंड करिए सो दैट चैनल थोड़ा फेमस हो और हमारा फैमिली धीरे धीरे करके बढ़ते रहे। फिर उसके बाद रिड्यूसिंग सी बैंड स्पेक्ट्रम विल हर्ट बिजनेस ब्रॉडकास्टर्स टेल INB मिनिस्ट्री। एक्चुअली देखिए क्या है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ना ये काफ़ी अभी थोड़ी उस पर आ गई है कि भाई बैंड जो है स्पेक्ट्रम का बैंड है, उसका जो बैंड है वो 500 है, किसका, टेलीकॉम ऑपरेटर, सॉरी वो जो ब्रॉडकास्टिंग दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के लिए 500 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड एलोकेटेड है, दैट इज़ अराउंड 3700 to 4200 का बैंड एलोकेटेड है किसको, ब्रॉडकास्टिंग को। अब मिनिस्ट्री ये चीज़ चाह रही है कि भाई INB मिनिस्ट्री नहीं, अब मिनिस्ट्री ये चीज़ चाह रही है कि भाई हम जो है इसे कम करके 4000 से 4200 कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद ये मिनिस्ट्री ने किससे सीख किया, ब्रॉडकास्टर से अपने इनपुट सीख किया। कौन से मिनिस्ट्री ने, INB मिनिस्ट्री ने, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं रखा, इन्होंने बस सजेशन मांगा। तो ये सजेशन में सारे ब्रॉडकास्टर से बोला बॉस अगर आप ये चीज़ करोगे तो इसमें 2 प्रॉब्लम होगा, हमारा जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है
जितना हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो एकदम से 60% रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप लगभग 60% के आसपास हमारा वो रिड्यूस भी कर दे रहे हो बैंड, जहाँ पे 500 वहाँ 200 दे रहे हो। उसके बाद क्या होगा, आप हमें एडिशनल सैटेलाइट्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे सो दैट हम अपना ये 5G वाला चीज़ चालू कर सकें। तो अब क्या है, देखिए अगर आपका 5G का ये जो बैंड है वो ख़त्म हो जाता है तो आपको फिर सैटेलाइट का बैंड यूज़ करना पड़ेगा। अब सैटेलाइट का बैंड यूज़ करने पड़ेगा तो कुछ सैटेलाइट डिप्लॉय भी तो करने पड़ेंगे ना, तो उस चीज़ के लिए कॉस्ट और बढ़ेगा। तो इनको ये चीज़ लगा कि एकदम ही वायबल नहीं है, तो सारे ब्रॉडकास्टर्स ने इसको मिलकर अपोज किया, बोला कि नहीं ऐसा मत करिए, ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा हमें बिजनेस करने में। ग्लोबल इन्वेस्टर्स लाइन अप फॉर 361 किलोमीटर हाईवे एसेट। मैं ये कॉन्सेप्ट बस इसलिए टेकअप कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे कुछ आपको समझाना है TOT का, टोल ऑपरेट ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है। इस पर एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, आप जो है कोई भी हाईवे के लिए बिडिंग करते हो, सपोज मान लो आप ये जो 361 किलोमीटर का हाईवे है उसके लिए कोई कंपनी आके बिड कर रही है कि भाई मैं 2000 करोड़ रुपया दूंगा। तो जब दो तीन कंपनी जो भी बिड कर रही है, मान लो सबसे बेस्ट बिड है 2000 करोड़ का। अब वो बिड का मतलब क्या है दोस्तों, आप मुझसे 2000 करोड़ रुपया ले लो, मुझे ये टोल रोड दे दो, आने वाला टाइम में 10 से 15 साल में जितना भी ये टोल का जो रेवेन्यू आएगा वो मैं रखूँगी, और इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं खुद करूँगी, 15 साल बाद में आपको वापस से ट्रांसफ़र कर दूँगी, ऐसा। तो ये होता है टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र। तो ऐसे कई सारे हाईवेज जो है NHAI ने काफ़ी वो बांटा है, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं, इसका राइट्स को बांटा है। और कई सारे में क्या हुआ कि बिडिंग करने आया ही नहीं कोई, ये 12th लॉट है, तो कई सारे पहले 11 लॉट्स में ऐसा है कि कई सारे में अलॉटमेंट हुआ भी है, कई सारे अलॉटमेंट हुआ नहीं भी हुआ है, और किसी किसी में क्या है बिडिंग इतना कम आ गया है कि भाई NHAI ने कैंसिल ही कर दिया कि भाई ठीक है अब हम इतना कम बिड को नहीं ले सकते। क्योंकि देखिए दोस्तों सस्टेनेबल होना चाहिए ना कोई भी बिड आपका, ठीक है। आप एकदम से उतना फ्लोर प्राइस अगर NHAI रख देता है तो लोग बिड ही करने नहीं आते, तो फिर इसलिए NHAI नहीं देता, उनको एलोकेट नहीं करता। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गवर्नमेंट किक स्टार्ट प्रोसेस टू सिलेक्ट कंपनीज फॉर सेल मेकिंग PLI स्कीम। ये भी एक PLI स्कीम का है सेल मेकिंग का, 18,100 करोड़ के आसपास का एलोकेशन है इसमें। तो इस पर वही है कि इंडिया का जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेल्स है वो काफ़ी हद तक इंपोर्ट होता है, तो इंडिया ने ये चीज़ को इंसेंटिवाइज करने के लिए इस पर PLI निकाला है कि भाई जितना जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करेगी उस कंपनी को PLI के हिसाब से वो देंगे। फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन एक्ट अप्लाइज टू PSU से सुप्रीम कोर्ट। देखिए पहले क्या हुआ था केस कि भाई कोल इंडिया के खिलाफ काफ़ी एलिगेशन आया था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के, भाई आप अपना डोमिनेंट ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो है छोटी मोटी कंपनीज का ध्यान नहीं रख रहे हो, और आप जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करके अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो CCI ने बोला भैया कौन सा फ़ायदा, मैं PSU हूँ, मैं कॉमन गुड के लिए काम करता हूँ, ठीक है, और मैं सबके भले के लिए काम करता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए भले के लिए काम नहीं करता। तो कहते हैं फिर जो कंपटीशन कमीशन है उसने उसके तरफ जो NCLT है, जैसे CCIL ने NCLT की तरफ किया कि भाई ठीक है, CIL ने कोल इंडिया लिमिटेड में उन्होंने CCI का जो ऑर्डर है वो किस पे अपील किया, NCLT में अपील किया। NCLT ने भी CCI के फेवर में, कंपटीशन कमीशन के फेवर में दिया, फिर उन्होंने एनक्लैट, फिर अब जाके सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है नहीं भाई PSU के ऊपर सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, ऐसा तुम वेव ऑफ नहीं करा सकते अपना राइट कॉमन गुड बोल के। बिजनेस इज बिजनेस, मोनोपोली इज मोनोपोली, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, मैंगोज कमांड गोल्ड प्राइसेस एज इरेटिक वेदर इफेक्ट्स क्रॉप। जैसे मैंने आपको बताया था कि इरेटिक मानसून के कारण काफ़ी अभी प्रोडक्शन कुछ चीज़ों के काफ़ी ख़राब हो गए, कुछ चीज़ों के तो हाँ अभी नॉर्मल प्रोडक्शन है, बट जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उसके काफ़ी ख़राब है। कुछ एक टाइप का मैंगो है जिसे हम कहते हैं कि भाई मियाज़ाकी, दैट इज़ जापान का एक ब्रांड है, ब्रांड एज इन जापान का टाइप का मैंगो है जो कि इंडिया में उगाया गया। उसे लगभग 30,000 रुपये के आसपास मिला एक मैंगो का, ठीक है। और लगभग अगर आप देखो तो वो 24 कैरेट गोल्ड का 50% है, मतलब एक 10 ग्राम का जो गिन्नी रहता है उसका 50% ऑफ द कॉस्ट, मतलब 2 आम बेचो और एक गिन्नी खरीद लो, ऐसा है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया ये तो इसीलिए बस ये एक छोटा सा न्यूज़ है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद रिफाइंड ऑयल कट, ड्यूटी कट मे नॉट ब्रिंग डाउन प्राइसेस कंपनीज। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है ये चीज़ के लिए, भाई रिफाइंड ऑयल का क्योंकि प्राइसेस बढ़ते जा रहा है, मतलब ऑयल का इन जनरल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया भाई रिफाइंड ऑयल का प्राइस को कट कर दिया।
अब गवर्नमेंट ने अनरिफाइंड प्राइस का ऑयल का कट नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। रिफाइंड ऑयल का जो है ना, जिस कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं उनके पास खुद ही कैपेसिटी नहीं है रिफाइन करने का। तो अब यहाँ के जो इंपोर्टर्स कह रहे हैं कि भाई हमें तो अनरिफाइंड ऑयल ही मंगाना पड़ेगा, हमें अपनी रिफाइनरी में उसको रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि रिफाइंड ऑयल अगर हम मंगा रहे हैं तो इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने बहुत चालाकी से कर दिया भाई रिफाइंड ऑयल मंगाना, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है एक हद तक तो आप रिफाइंड ऑयल मंगा पाओगे। तो उन्होंने क्या किया भाई 18 से लेकर 12% कर दिया। बट ये डोमेस्टिक कंपनीज बोल रही है कि बहुत आप अनरिफाइंड ऑयल का जो है ड्यूटीज़ को और कट करो, सो दैट हम इधर लेके आएंगे, हम उसे रिफाइन करेंगे। तो इस चीज़ का है। अब देखते सारे कंपनीज ने इस चीज़ को बोला तो है कि भाई कोई खास सपोर्ट नहीं हुआ हमारा, इन्फ्लेशन भी आज तक कोई कंट्रोल नहीं होगा, हम तो प्राइसेस रिड्यूस नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। फिर लास्ट न्यूज़ दोस्तों, MHAI सब्सिडी यू टर्न्स में स्लो EV अडॉप्शन इंडस्ट्री ग्रुप। एक्चुअली देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ ने आपको मैं बताया था कि जो फेम के जो पॉलिसीज़ है उसको ये चीज़ बोला है कि भाई कई सारे कंट्रीज इस चीज़ का फ्रॉड कर रही है, और कंपनी जो है लोकलाइजेशन का जो क्राइटेरिया उसे फॉलो नहीं कर रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि भाई लोकल इंडस्ट्री से वो ना इंपोर्ट कर रही है, तो लोकल इंडस्ट्री से ना खरीद रही है और वो इनफैक्ट इंपोर्ट कर रही है। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने PLI नहीं बनाया, हम लोगों ने PLI सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बनाया। तो इस कारण काफ़ी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इंडस्ट्री कह रही है कि भाई आप जो फेम 2 का सब्सिडी है वो कुछ कंपनीज के कारण सबके लिए प्लीज़ मत काटिए, हम तो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स ये चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा उनका कहना है। लास्ट 2 न्यूज़ दोस्तों वर्ल्ड न्यूज़ है। ECB रेजेस रेट्स टू 22-year हाई सिग्नल्स फर्दर पॉलिसी टाइटनिंग। ये मैंने न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर लिया था, इसलिए मैं सोचा था स्किप कर दूँ, बट फिर भी आपको चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि 25 बेसिस पॉइंट से ECB ने वापस अपना इंटरेस्ट रेट हाइक किया है। अब इंटरेस्ट रेट हो गया 3.5%, दैट इज ऑल टाइम हाई है अभी इंटरेस्ट रेट। इनका ये चीज़ कहना है कि हम और फर्दर टाइटनिंग कर सकते हैं अगर हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आया। तो इनका इन्फ्लेशन का टारगेट दैट इज अराउंड 2%। इनको ये चीज़ है कि भाई हम पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, बाद में ग्रोथ को देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट न्यूज़ है दोस्तों, जर्मनी टू गिव 1.4 बिलियन कॉम्पनसेशन टू होलोकास्ट सर्वाइवर्स ग्लोबली इन 2024। जर्मनी जो है फाइनली इस चीज़ को माना है कि भाई ठीक है, होलोकास्ट सर्वाइवर्स को हमें पे करना चाहिए। होलोकास्ट आपको पता होगा कि भाई नाजीज और इनके बीच में जो हुआ था, ज्यूज़ के बीच में, तो इनको काफ़ी अत्याचार सहना पड़ा था ज्यूज़ को। तो अब जर्मनी ने काफ़ी फाइनली एग्री किया कि भाई हम 1.4 बिलियन का कॉम्पनसेशन देंगे जो कि इन लोग का सर्वाइवर है होलोकास्ट का। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।